और आज सेशन की शुरुआत हम यहीं से करेंगे कि बिहार राज्य के किस भाग में सबसे पहले और सबसे अधिक वर्षा होती है। ठीक है ना। ऑप्शन आप सभी के समक्ष हैं, सभी लोग बढ़िया से पढ़ना समझना और उसके पश्चात आंसर करना, है ना। हड़बड़ में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए किसी प्रकार की। चलो सी के साथ सभी लोग जा रहे हैं, है ना। कुछ बी वाले भी हैं, बी वाले कैसे कैसे हो जाएंगे। अब देखो इसके संदर्भ में हमने मैप पर चर्चा की थी कि ये है अपना प्यारा बिहार, ठीक है। और यहां पर है बे ऑफ बंगाल, ठीक है। उत्तर में देखिए तो अपने उत्तर में क्या है, उत्तर में है हिमालय, है ना। उत्तर में क्या है, उत्तर में है हिमालय। सारा कहानी तो यहीं से शुरू होती है। अगर हम बात करें सबसे पहले मॉनसून की, कि ये जो अपना मानसून है ये भारत में सबसे पहले कहां आता है, ये आता है केरल के तट पर। और कब तक, तो 1 जून तक ये पहुंच जाता है। फिर बात करें अपने बिहार, है ना, तो बिहार में देखें तो 10 से 12 जून तक ये बिहार में पहुंच जाता है। लेकिन इसकी केरल से ये क्या होती है, 2 धाराओं में डिवाइड हो जाती है। एक अरब सागर की ओर चली जाएगी और एक बंगाल की खाड़ी की ओर। तो अपने बिहार में कौन पहुंचती है, ये पहुंचती है बंगाल की खाड़ी शाखा। ठीक है, कौन सी, बंगाल की खाड़ी शाखा पहुंचती है। और यहां से ये जब आएगी तो खूब भर भर के पानी उठाएगी, है ना, खूब भर भर के पानी उठाएगी। और ये पानी उठाकर कहां भागेगी, ये भागेगी चीन, है ना, तिब्बत की ओर जाएगी। तब तक बीच में हमारे हिमालय भैया खड़े हो जाते हैं कि बेटा ऐसे कैसे होगा। पानी उठाया हमारे बंगाल की खाड़ी से, है ना, और लेकर जाओगे तुम चीन के पास। ऐसा हम होने देंगे क्या, हम तुम्हें जाने ही नहीं देंगे। और इस कारण से मजबूरी में ये जो धारा यहां पर पहुंचती है ये हिमालय से टकराकर, और जो तराई क्षेत्र है इस तराई क्षेत्र में खूब झमाझम बारिश करती है। तो बारिश कहां पर होगा, बारिश होगा सबसे ज्यादा तराई क्षेत्र पर। और आप सबको पता ही है कि तराई क्षेत्र का ज्यादा विस्तार जो है बिहार में कहां, तो उत्तर, ये ज्यादा ही हो गया, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र और उत्तर पूर्वी क्षेत्र में तराई का ज्यादा विस्तार है। और अब बात करें कि इन दोनों ही जगहों पर, तो दोनों ही जगहों पर ध्यान रखना 200 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा होती है। कितनी, 200 सेंटीमीटर से ज्यादा। कहां पर, तो इसको हम बोलेंगे उत्तर पूर्व, है ना, बिहार के उत्तर पूर्व में। और इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे उत्तर पश्चिम, है ना। तो बिहार में सबसे ज्यादा वर्षा जो होती है 2 क्षेत्रों में होती है, उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिम में, दोनों ही जगहों पर 200 सेंटीमीटर से ज्यादा। अब सोचो कि जो पानी के ज्यादा करीब होगा, यानी कि बंगाल की खाड़ी के पास होगा, वहां पर सबसे ज्यादा वर्षा होगी। तो सबसे पास में कौन है, उत्तर पूर्व वाला, उत्तर पश्चिम वाला दूर हो गया। और जैसे जैसे बारिश पश्चिम की ओर बढ़ेगी बारिश की मात्रा कम होती चली जाएगी। अर्थात बिहार में सर्वाधिक वर्षा अगर पूछे, है ना, बिहार में कि सर्वाधिक वर्षा कहां पर होती है, तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। और कहां पर है ये, यह हमारा ऑप्शन सी में, उत्तर पूर्वी भाग में सबसे ज्यादा क्या होगी, वर्षा होगी। लेकिन वहां पर भी अगर पूछे सबसे ज्यादा कहां, तब क्या बताओगे, आप बताओगे किशनगंज। कहां पर होगी, किशनगंज में होगी। किशनगंज में सर्वाधिक वर्षा होती है। बिहार में सबसे ज्यादा वर्षा प्राप्त करने वाला जिला जो है वो है किशनगंज। ठीक है, अगर पूछे सबसे पहले कहां पर होती, तब भी यहीं पर होगा, है ना। सबसे पहले मॉनसून कहां पर पहुंचेगी, तब भी आपका किशनगंज ही होगा। ठीक है ना। तो सबसे ज्यादा वर्षा प्राप्त करने वाला क्षेत्र पूछे तो उत्तर पूर्व, जिला पूछे तो आपका किशनगंज, सबसे पहले मॉनसून किस जिले में पहुंचती है तो आपका किशनगंज। और लगभग 15 से 20 जून तक पूरे बिहार में मॉनसून फैल जाता है। अब बात करें यहां पर वर्षा कि वर्षा कितनी होती है भैया, तो ध्यान रखना। अगर हम बात करें लेटेस्ट डेटा, यानी कि जो हमारा इकोनॉमिक सर्वे है, इकोनॉमिक सर्वे की बात कर ले तो पिछले वर्ष 104 सेंटीमीटर क्या हुई है, वर्षा हुई है। लेकिन बात करें कि औसत कितनी होती है, तो औसत ध्यान रखना 110 सेंटीमीटर, है ना। 110 से लेकर 120 सेंटीमीटर के आसपास यहां पर औसत वर्षा होती है। ठीक है, क्लियर है।
तो ये आपका क्या है, एन एवरेज है। लेकिन पिछली बार का जो रिकॉर्ड है कितनी वर्षा हुई, तो वो आपका 104 सेंटीमीटर हो रखी है। ठीक है ना, क्लियर है, ये बातें समझ में आ गई। एन एवरेज आपका 110 112 आपको पुस्तकों में देखने को मिलेगा, लेकिन मैं यहां पर जो भी बता रहा हूं ये इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार बता रहा हूं। ठीक है ना, तो दोनों बातें आप सभी ध्यान में रखना। ठीक, अगर पूछे कि कौन सा वर्षा का स्रोत कौन सा, ये क्वेश्चन पूछा गया है बिहार दरोगा में। ठीक है, अगर स्रोत पूछे तो क्या लिखोगे, आप लिखोगे दक्षिण पश्चिमी मानसून। कौन सी, दक्षिण पश्चिमी मानसून। ये क्या है, ये स्रोत है। कितना, तो जितना भी वर्षा होती है उसका लगभग 84% वर्षा जो है वो दक्षिण पश्चिमी मानसून के माध्यम से होती है, और दक्षिणी पश्चिमी मानसून की भी बंगाल की खाड़ी शाखा से होती है। ठीक, अगला देखो, अगला कह रहा है कि बिहार की सर्वोच्च चोटी है, बताओ क्या होगा इसका सही आंसर। बिहार की सर्वोच्च चोटी निम्न में से कौन सी है। दो चार क्वेश्चन बड़े इजी हैं, लेकिन लास्ट में बड़ा खतरनाक खतरनाक क्वेश्चन मैंने रखा हुआ है। ठीक है ना, जितना टफ हो सकता है उतना टफ मैंने क्वेश्चन बनाने का प्रयास किया हुआ है। चलो एक के साथ सब जा रहे, क्या है, सोमेश्वर किला, बहुत बढ़िया। अगर हम यहां पर बात करें सही उत्तर की, तो सही उत्तर क्या है हमारा, वो है सोमेश्वर किला। ठीक है, कितनी ऊंची है, तो ये है 880 मीटर ऊंची। ठीक है, कुछ पुस्तकों में देखेंगे तो कितना, ये आपका 874 भी देखने को मिलेगा, है ना, 874 मीटर। ठीक है, क्लियर है। अब ये किसका भाग है, अगर पूछ दे कि ये भाग किसका है, तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे सोमेश्वर श्रेणी की। किसकी, सोमेश्वर श्रेणी की। अब बात करें सोमेश्वर श्रेणी किसका भाग है, तो ये शिवालिक का विस्तार है। किसका विस्तार है, तो ये शिवालिक का विस्तार है। ठीक है, कहां पर पाया जाता है, तो शिवालिक का विस्तार आपका बिहार के उत्तर पश्चिम में, कहां देखने को मिलेगा, आपको बिहार के उत्तर पश्चिम में देखने को मिलेगा, उत्तर पश्चिम में। और बात करें कौन सा जिला, तो एक ही जिला है, कौन सा, वो हो जाएगा आपका पश्चिम चंपारण। कौन सा, पश्चिम चंपारण जिला जो है उसमें इसका विस्तार देखने को मिल जाएगा। ठीक है, विस्तार की बात कर ले, इसका विस्तार कितना है, तो ध्यान रखना लगभग 932 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है ना, कितना, लगभग 932 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रों पर विस्तार है। इसके भी 3 भाग हैं, है ना, सोमेश्वर श्रेणी के भी। अब इसमें देखिए 3 भाग हैं, एक हो गया आपका कौन सा, एक हो गया आपका सोमेश्वर श्रेणी। कौन सा, सोमेश्वर श्रेणी हो गया, या सोमेश्वर की पहाड़ी। सोमेश्वर श्रेणी के अंतर्गत पहला सोमेश्वर की पहाड़ी। ठीक है, दूसरा कौन सा हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा रामनगर दून की पहाड़ी, है ना, कौन सा, रामनगर दून की पहाड़ी। और इन दोनों के बीच में जो घाटी है उसे बोलते हैं हरहा घाटी। क्या बोलते हैं, हरहा घाटी, या फिर इसी को बोल लेते हैं दून की घाटी, है ना। तो इसको अगर हम देखें तो 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, सोमेश्वर किला, है ना, सोमेश्वर की पहाड़ी, रामनगर दून की पहाड़ी, है ना, हरहा घाटी, या फिर इसी को हम दून की घाटी भी कह लेते हैं। ठीक है, इतने में किसी को कोई, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत क्षेत्र पर बिहार अवस्थित है, बताएंगे। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत क्षेत्र पर अपना बिहार अवस्थित है। ठीक है, चलिए क्या है, सी के साथ सब जा रहे, सी क्या है, 2.86%। बहुत बढ़िया, यहां पर देखें तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 2.86%। ठीक है, अब बात करें सबसे पहले भारत का कुल क्षेत्रफल। सबसे पहले बात करें बिहार का क्षेत्रफल। याद रखना डायरेक्टली डेटा भी पूछा गया है, किसमें, तो बिहार पुलिस कांस्टेबल में। और ये कितना है, ये है आपका 94,163 वर्ग किलोमीटर। कितना,
94,163 किलोमीटर। वहीं बात करें हम किसका, भारत का क्षेत्रफल, ये कितना है, ये 32,87,263, कितना, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। और ये इसका जो है कितना है, तो लगभग 2.86%, कितना, 2.86% हमारा हिस्सा है। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से देखें तो ये भारत का 12वां सबसे बड़ा राज्य है। क्या है, भारत का 12वां सबसे बड़ा राज्य, सबसे बड़ा राज्य। लेकिन जब इसमें यूनियन टेरेटरी जोड़ दें तब क्या हो जाएगा, तब आपका 13वां यहां पर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 13वां यहां पर हो जाएगा। ठीक, उसके बाद बात करें जनसंख्या की दृष्टि से, है ना, अगर बात करें जनसंख्या की दृष्टि से तब क्या बोलोगे, तब बोलोगे भारत का तीसरा, कौन सा, भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य, तीसरा सबसे बड़ा राज्य। लेकिन केवल इतना ही याद करने से अब नहीं होगा। अगर प्रश्नों का ट्रेंड देखो, पैटर्न देखो, तो यहां पर राज्य के नाम भी पूछे गए हैं कि भैया कौन सा, तो 1 नंबर पर है आपका उत्तर प्रदेश, 2 नंबर पर है आपका महाराष्ट्र और 3 नंबर पर है अपना बिहार। ठीक है, तो यहां पर ध्यान रखना कि किससे हम पीछे हैं, कौन हमसे आगे हैं, यह भी हमें पता होना चाहिए। अन्यथा की स्थिति में प्रश्न जानते हुए, उसका आंसर जानते हुए कि हाँ तीसरा है, हम क्या कर जाएंगे, गड़बड़ा जाएंगे। ठीक है, तो जनसंख्या के दृष्टिकोण से तीसरा है ना। उसके बाद बात करें साक्षरता के आधार पर, है ना, साक्षरता के आधार पर अगर पूछें तो ध्यान रखना अभी हमारे पास 2011 की ही डाटा है और इसके अनुसार नीचे से प्रथम, है ना, नीचे से प्रथम स्थान पर है ना, प्रथम स्थान पर। लेकिन अगर लेटेस्ट पूछे, है ना, लेटेस्ट, ठीक है, अगर आपसे पूछे लेटेस्ट बता दो, लेटेस्ट हमारे पास 2023 का डेटा है, इसके अनुसार नीचे से क्या है, सेकंड, है ना, ध्यान रखना नीचे से दूसरे नंबर पर हम आ चुके हैं। ठीक है, यानी कि राज्यों में देखें ठीक है, तो नीचे से हम दूसरे नंबर पर आ चुके हैं। ठीक है ना, बढ़िया, आगे चलो अगला प्रश्न कि बिहार में राष्ट्रपति शासन पहली बार कब लागू किया गया था, बताएंगे। यहां पर डेट के साथ है और देखो ध्यान दो, अगर मैं प्रश्नों की बात कर लूं तो इस बार का बिहार दरोगा का जो पेपर हुआ था उसमें जो ऑप्शन दिए गए थे ना, ईयर मंथ तक सेम थे, डेट अलग थे। तो अभी शुरुआत किया है मैंने इस प्रकार के प्रश्नों का, इसलिए यहां पर ऐसा मैंने ईयर दिया है कि ईयर के आधार पर आप आंसर लगा पाओ। लेकिन अगली बार आएगा ना तो ईयर सबके यहां पर सेम होंगे, मंथ भी सेम होंगे, अब डेट भी, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में पहले लाता नहीं था। लेकिन इस बार का बिहार दरोगा का पेपर देखकर ना मन किया कि हाँ क्या ही कहें, इसमें इतने डेट फैक्ट के साथ पूछे गए हैं। चलो यहां पर सभी बी के साथ जा रहे हैं, है ना, सभी बी के साथ जा रहे हैं। बी क्या है, 1969, बी वाले गई भैंसिया पानी में ना। पहली बार कब लगा था, 1968 में लगा था ना, पहली बार 1968 में लगा था 29 जून को। तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा ना। कैसे बी लगा रहे हो बी वालों, ए वाले भी हैं 50% से ज्यादा हैं ए वाले, तो ए यहां पर बी कैसे लगा दिए, पहली बार लगा था 1968 में, इसलिए मैंने ईयर सेम नहीं रखा कि कंफ्यूजन में जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा बाद में, अभी नहीं। तो 29 जून को पहली बार लगा था, 26 फरवरी तक लगा था ये, 29 जून 1969 से लेकर 26 फरवरी 1968 से 1969 तक। ठीक है, 29 जून 1968 से लेकर 26 फरवरी 1969 तक। और इस दौरान अगर पूछे कि चीफ मिनिस्टर कौन थे, है ना, तो कौन थे, क्या लिखोगे आप, लिखोगे भोला पासवान शास्त्री। क्या नाम था इनका, इनका नाम था भोला पासवान शास्त्री। तो पहली बार जो राष्ट्रपति शासन लागू हुआ वो भोला पासवान शास्त्री के समय काल में लागू हुआ। लेकिन इसकी देखा जाए सिफारिश कौन करता है राष्ट्रपति के पास, तो वो गवर्नर के द्वारा किया जाता है। यानी कि राज्य का राज्यपाल अगर आप सभी से पूछ दे तो क्या लिखोगे, और ये पूछा गया है
है ना, तो क्या लिखोगे, नित्यानंद कानूनगो। कौन थे, नित्यानंद कानूनगो इस समय क्या थे, राज्य के राज्यपाल थे, जिन्होंने इस राष्ट्रपति शासन का सिफारिश किया हुआ। तो पहली बार देखें 26 फरवरी 1969 तक चला था। ठीक है, अब पूछे अब तक, ये पूछा जा चुका है क्वेश्चन, तो अब तक 8 बार राष्ट्रपति शासन 8 बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है। कितनी बार, तो 8 बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है। 8 बार में से फिर पूछा जाएगा अंतिम बार कब लागू हुआ है, तो अंतिम बार जो है 2005 में लागू हुआ है ना, 2005 में लागू। इस समय कौन थी चीफ मिनिस्टर, तो वो थी राबड़ी देवी। कौन, राबड़ी देवी। और राज्यपाल अगर पूछ दे आप सभी से, है ना, राज्यपाल पूछ दे तो इस समय थे बूटा सिंह। राज्यपाल कौन थे, राज्यपाल थे इस समय बूटा सिंह। ठीक है, अब पूछ दे सर्वाधिक यानी कि सबसे लंबे टाइम पीरियड तक, तो 2005 में जो लागू हुआ था ना, ये क्या था, सबसे लंबा राष्ट्रपति शासन, है ना, सबसे लंबा राष्ट्रपति शासन अगर कोई था तो 2005 में जो लागू हुआ था वो हुआ था। ठीक है, 2005 में भी पूछ दे डेट कब, तो 7 मार्च, है ना, 7 मार्च 2005 को ये लागू हुआ था, और ये लगभग 8 महीने चला था। कितना, लगभग 8 महीने। ठीक है, क्लियर है ना। तो सबसे लंबा पूछे तब 2005 वाला बताओगे, अंतिम पूछे तब आप यही बताओगे। और राबड़ी देवी आप सभी को पता होगा कि बिहार की पहली महिला सीएम है ये, है ना। ये कौन है, ये बिहार की पहली महिला सीएम, है ना। और ये अनपढ़ सीएम भी रही हैं, जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता है, वो भी बिहार की चीफ मिनिस्टर रही हैं। ठीक है, अब की बार तो 7वीं फेल वाले हैं, 7वीं पास वाले, 8वीं फेल वाले, ये तो कुछ भी ना पढ़ी थी। ठीक है ना। चलो अगला प्रश्न देखो कि बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक थे सच्चिदानंद सिन्हा, मजहरुल हक, एनी बेसेंट या फिर राजेंद्र प्रसाद। बताएंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। होम रूल लीग आंदोलन जो चला आपका, आप सबको पता ही है ना, कौन सा होम रूल लीग मूवमेंट कब चला था, ये चला था आपका 1916 में, है ना। 1916 में इसकी शुरुआत हुई, और शुरुआत करने में 2 लोगों का अहम योगदान, अगर अखिल भारतीय स्तर पर देखा जाए तो कौन, एनी बेसेंट, है ना, एनी बेसेंट। और भारतीय लेवल पर देखें, है ना, क्षेत्रीय लेवल पर मद्रास क्षेत्र में, तो यहां पर थे बाल गंगाधर तिलक। कौन, बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, अब बात करें इसको स्थापित करने का, होम रूल लीग स्थापित करने का मूल उद्देश्य क्या था, तो संवैधानिक तरीके से स्वराज्य की मांग करना, यह इसका मूल उद्देश्य था। और इसी उद्देश्य के साथ बाल गंगाधर तिलक ने और एनी बेसेंट ने ऑल इंडिया स्तर पर होम रूल लीग की स्थापना यहां पर की। तो ऐसी स्थिति में अपना बिहार कैसे पीछे रह सकता है भैया, तो अपने बिहार में पटना में जो बांकीपुर है, वहीं पर 16 दिसंबर 1916 को होम रूल लीग की स्थापना की गई। और इसमें पहले अध्यक्ष जो बनाए गए थे वो मजहरुल हक बनाए गए थे। कौन बनाए गए, तो पहले अध्यक्ष जो यहां पर बनाए गए वो मजहरुल हक बनाए गए थे। ठीक है, तो बिहार में स्थापना लिख लो यहां पर, बिहार में इसकी स्थापना कब की गई, ये की गई 16 दिसंबर 1916 को। ठीक है, स्थापना का स्थान पूछ ले तो क्या लिखोगे, आप लिखोगे बांकीपुर पटना। क्या लिखोगे, बांकीपुर, कहां पर, पटना में। ठीक है, प्रथम अध्यक्ष तो हो गए मजहरुल हक। ठीक है, ये इसके क्या बनाए गए, ये अध्यक्ष बनाए गए। और उपाध्यक्ष अगर आप सभी से पूछ ले कि उपाध्यक्ष किसको बनाया गया,
तो दो नाम यहां पर याद रखोगे, खान बहादुर सरफराज हुसैन। एक नाम क्या? खान बहादुर सरफराज हुसैन, एक नाम तो ये याद रखना है। और दूसरे यहां पर राय बहादुर पूर्णेंदु नारायण सिन्हा, राय बहादुर पूर्णेंदु नारायण सिन्हा, राय बहादुर पूर्णेंदु नारायण सिन्हा। ठीक है, क्लियर है। अब एनी बेसेंट पटना कब आती है? तो ये भी याद रखना, 1918 में ये पटना आई। ठीक है, कब आई थी? 1918 में। कितनी बार? तो 2 बार ये पटना आई थी। ठीक है, 2 बार पटना आई थी। मजहरुल हक है ना, दी मदरलैंड पत्रिका है ना, कई बार पूछा गया है। दी मदरलैंड पत्रिका इन्होंने निकाला कहां से? तो दीघा से, है ना, दीघा पटना, है ना। यहां पर क्या स्थापित किया इन्होंने? सदाकत आश्रम। क्या चीज? सदाकत आश्रम की स्थापना इन्होंने यहां पर की हुई थी। तो ये सारे क्वेश्चंस आप सभी से पूछे गए हैं। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला देखो, बिहार का विस्तार है, बिहार का विस्तार है। अच्छा, कौन है भैया? एक ही क्वेश्चन बार बार लाते, कितना क्वेश्चन बार बार आ जाता है? हर बार नया क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। ठीक है ना, चलो अगला बताओ। बिहार का विस्तार है, अब ये हमने किया है लेकिन बहुत पहले किया है, इस बैच में तो हमने किया ही नहीं। तो क्या ये क्वेश्चन छोड़ दें कि हमने दूसरे बैच में कर लिया है तो यहां पर इसको पढ़े ही ना? ऐसे होगा क्या? ऐसे तो नहीं होना चाहिए, हर बैच में हर चीज का रिवीजन होना चाहिए। और मंडे से मैं प्रयास करूंगा कि आप सभी का टॉपिक वाइज करवाऊं, है ना। एक टॉपिक से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन एक ही साथ करें। भैया बी को एक ही बार लिखा करो, 2 बार बी को लिखोगे तो वो हो जाएगा बीबी, और बीबी के बारे में फिर मुझसे मत पूछना। आओ अब देखते हैं यहां पर सही आंसर। बहुमत जो है, बहुमत यहां पर बिल्कुल सही जा रही है ना। बहुमत जो है, बहुमत यहां पर बिल्कुल सही जा रही है, और बी आपका ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। अगर देखें यहां पर विस्तार की, तो विस्तार हमारा 2 चीज का देखने को मिलता है, एक अक्षांशीय विस्तार और एक देशांतरीय विस्तार। और इसमें दोनों दे रखा है, अक्षांश और देशांतर दोनों ही दे रखा है। अगर हम बात करें अपने बिहार का, तो बिहार है कहां पर, है ना। बिहार सबसे पहले तो पूछेगा कि भैया गोलार्ध कौन सा है। ठीक है, कौन से गोलार्ध में है? तो अक्षांशीय दृष्टिकोण से देखें तो हम क्या बोलेंगे? उत्तरी गोलार्ध। क्या बोलेंगे? उत्तरी गोलार्ध में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अपना बिहार अवस्थित है। देशांतरीय दृष्टिकोण से देखें तो कहां पर आपका पूर्वी गोलार्ध जो है, पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है। ठीक, उसके बाद से पूछा जाएगा कर्क रेखा के संदर्भ में। किसके संदर्भ में? कर्क रेखा के संदर्भ में। तो लिखोगे कि कर्क रेखा के उत्तर में अपना बिहार अवस्थित है। कहां पर? कर्क रेखा के उत्तर में अपना बिहार अवस्थित है। फिर आपसे पूछा जाएगा भारतीय मानक समय रेखा के संदर्भ में। भारतीय मानक समय रेखा, इसके संदर्भ में तो आप क्या लिखोगे? इसके पूर्व में अपना बिहार अवस्थित है। कहां पर? तो इसके पूर्व में अपना बिहार क्या है? अवस्थित है। ठीक है, और अक्षांशीय विस्तार देखें तो 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड उत्तरी अक्षांश से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश तक। और देशांतरीय विस्तार की बात करें तो 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड उत्तरी पूर्वी देशांतर से लेकर 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड पूर्वी देशांतर तक इसका विस्तार देखने को मिल जाता है। तो इतने बेस पर आप सभी से क्वेश्चंस पूछा जाएगा। फिर क्या पूछा जाएगा कि भैया बिहार के बारे में और क्या क्या हम जान सकते हैं? तो हम जान सकते हैं कि बिहार जो है एक लैंड लॉक्ड स्टेट है ना। लैंड लॉक्ड यानी कि भू आवेष्टित, कैसा? भू आवेष्टित राज्य है, अर्थात ऐसा राज्य जिसकी कोई भी सीमा किसी भी जलीय क्षेत्र से नहीं लगती है। भू आवेष्टित क्या है? राज्य है, आप सभी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, वही बात करें इसकी सीमा की, तो इसकी सीमा जो है अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय दोनों लगती है ना। अंतरराष्ट्रीय
और अंतर्राष्ट्रीय किसके साथ? नेपाल के साथ। और राष्ट्रीय जो है वो उत्तर प्रदेश, झारखंड और वेस्ट बंगाल के साथ लगती है। ठीक है ना। चलो बढ़ते हैं आगे। अगला देखो, अगला क्वेश्चन कि अंग्रेजों ने पटना में अपनी फैक्ट्री किस मुगल शासक के शासनकाल में स्थापित की? अब ये थोड़ा सा टफ लेवल में आएगा, यहां से क्वेश्चन जो है थोड़े से टफ लेवल के हैं, जो वो जवाब दें जिन्होंने कहा कि सर एक ही क्वेश्चन जो है आप बार बार लेकर आते हो, जबकि मैं ऐसा कभी नहीं करता। हर दिन नए क्वेश्चन होते हैं, एक आध तो लड़ ही जाएंगे। भैया आयोग जो है एक शिफ्ट का पेपर दूसरे शिफ्ट में पूछ लेती है, क्योंकि हमारे पास भी तो लिमिटेशंस है ना प्रश्नों के, तो एक दो तो लड़ेगा ही लड़ेगा, बाकी मैक्सिमम टाइम क्या होगा आपका नया होगा। चलो डी के साथ जा रहे, शाह आलम तृतीय। अरे भैया एक की भैंसिया अगर पानी में चली गई तो सारे क्यों उसी का पूंछ पकड़ के पानी में डूबे जा रहे हो, डूबे जा रहे हो? ईयर तो देखो कम से कम। अंग्रेजों की बात कर ले तो अंग्रेजों ने, है ना, अगर फैक्ट्री की बात हो रही है और फैक्ट्री में भी किसके? अंग्रेजों की, तो अंग्रेज जो है पहली बार पहली फैक्ट्री ये प्रयास करेंगे कब? 1620 में स्थापित करने का, लेकिन इसमें सफल नहीं हो पाते, ये असफल रहते हैं, है ना, असफल ये रहते हैं, है ना। क्लियर? तो हम तो इसको नहीं मानेंगे। लेकिन अगर बात करें फैक्ट्री इन्होंने कब स्थापित कर ली फाइनली, तो ये करते हैं 1651 में। कब? 1651 में। शाह आलम द्वितीय की बात करें तो ये तो 1857 के बाद, तृतीय पता ना कब आए होंगे, कब आए होंगे, उसके बाद भी आप लोग ऐसे आंसर करोगे। 1651 में, है ना, 1605, है ना, आप सबको पता ही है यहां से क्या क्वेश्चन आता है। 1651 की बात करें तो 1651 में कौन है यहां पर? अब तो बताओ। यहां पर होगा शाहजहां। ये शाहजहां का टाइम पीरियड है। शाहजहां 1605 के बाद से तो यही आता है। ठीक है, तो शाहजहां के टाइम पीरियड पर बिहार में पटना में अंग्रेज जो है अपना फैक्ट्री स्थापित कर लेते हैं। तो ए होगा ना यहां पर। आप लोग डी कैसे लगाए मुझे तो यही समझ में नहीं आया। ठीक है, तो कब? शाहजहां के शासनकाल में 1651 में। और 1664 में जो जॉब चारनॉक है ना, जॉब चारनॉक, ये क्या बनेगा? ये पटना फैक्ट्री का हेड बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा? तो इस पटना फैक्ट्री का हेड बन करके यहां पर आता है। कब? 1664 में। ठीक है, ये बातें समझ में आ गई। अब बात करें अंग्रेजों की मुख्य दिलचस्पी किसमें थी, क्या खरीदने के लिए यहां पर आए थे, है ना। मुख्य दिलचस्पी की बात कर ले तो मुख्य दिलचस्पी जो था वो था शोरा। और शोरा उस समय बिहार के विभिन्न क्षेत्रों में शोरे का उत्पादन होता था। ठीक है, साल्ट पेटर जिसको कहा जाता है इंग्लिश में, तो शोरा हो गया। इसके साथ साथ सूती वस्त्र और अफीम का व्यापार पर भी ये लोग अहम ध्यान यहां पर देते थे। ठीक, लेकिन अगर पूछे कि बिहार में पहली फैक्ट्री कौन खोला, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है ना। प्रथम फैक्ट्री बिहार में कौन लगाते हैं, तो वो लगाते हैं डच। कब? 1632 में। कब लगाएंगे? 1632 में। तो पहली फैक्ट्री 1632 में डच लगाएंगे। कहां पर? तो पटना कॉलेज के उत्तरी इमारत में। डेनिस 1774 में लगाते हैं, है ना। डेनिस जो है 1774 में फैक्ट्री यहां पर लगाएंगे। फ्रांसीसी फैक्ट्री वहीं 1734 के आसपास ये भी यहां पर पटना में अपनी फैक्ट्री स्थापित कर लेते हैं। ठीक है, तो पहला याद रखना कौन लगाएंगे? डच लगाएंगे। लेकिन अगर पूछे सबसे पहले कौन आई, तब लगाओगे पुर्तगाली। उन्होंने फैक्ट्री नहीं लगाई, हुगली में उन्होंने अपनी फैक्ट्री की स्थापना की और वहीं से नाव पर आराम से बैठ कर आते थे गंगा नदी के माध्यम से पटना, और यहीं से व्यापार वाणिज्य ये लोग करके जाते थे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो। अगला कि नवंबर 1929 में सोनपुर मेले के दौरान बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना के समय किसे इसके पहले उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया था? बताओ। क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, लेकिन इसको टफ बनाने का प्रयास किया गया है सेंटेंस के माध्यम से। तो इसको अच्छे से पढ़ना है ना, इसको अच्छे से पढ़ना है, तत्पश्चात इसका उत्तर देना है ना। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है, बस पढ़ना है। चलो बी के साथ सब जा रहे हैं ना, कुछ ए वाले हैं कुछ बी वाले हैं। ठीक, आओ देखते इसका आंसर क्या होगा। देखो प्रश्न क्या कह रहा है,
है ना। प्रश्न कह रहा है कि नवंबर 1929 में सोनपुर मेले के दौरान जितने क्वेश्चन पूछे गए वो सारे क्वेश्चन तो इसी में है। क्वेश्चन पूछा गया कि बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन कब किया गया था, 1929 में। कहां किया गया था ये भी पूछा जा चुका है, सोनपुर में। इसके अध्यक्ष कौन थे ये भी पूछा जा चुका है, लेकिन यहां पर अध्यक्ष नहीं, यहां पर उपाध्यक्ष पूछा जा रहा है। और यूनुस खान कौन बता रहा है भैया? इस पूरे कहानी में जितना भी किसान आंदोलन है बिहार में, उसमें कहीं भी आप यूनुस खान का नाम तो सुनते ही नहीं, फिर भी बी कैसे दे रहे हो, मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा। अब देखो नवंबर 1927 में, और डेट देखे तो 17 नवंबर को। कब? 17 नवंबर को यहां पर क्या किया गया? बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया जाता है। कहां पर? सोनपुर मेले में। इससे पहले देखें तो 1922-23 में किसान सभा का गठन किया जा चुका था, है ना। 1922-23 की बात कर लें तो सबसे पहले 1922-23 शुरुआत अगर देखें, अगर पूछे किसान आंदोलन की शुरुआत बिहार में 1917 के चंपारण सत्याग्रह से इसकी शुरुआत देखी जा सकती है, जिसमें गांधी जी ने क्या किया? नेतृत्व किया। लेकिन अब किसानों को संगठित करना, उनको उनके जो अधिकार है उन अधिकारों से अवगत कराना, सबको एकजुट करके ब्रिटिश सरकार और जमींदारों पर प्रेशर डालना, इस उद्देश्य से पहली बार 1922-23 में किसान सभा का गठन किया जाता है। किसका गठन किया जाएगा? तो किसान सभा, ठीक है, किसान सभा का गठन किया जाएगा। कहां पर किया जाएगा भैया? तो ये किया जाएगा मुंगेर में, ठीक है, ध्यान रखना। कहां पर? तो मुंगेर में किया जाएगा। और जब इसमें सफलता मिलने लगी तो हमने कहा कि नहीं, केवल मुंगेर गया पटना से नहीं होगा, अब हमें पूरे बिहार के स्तर पर यह काम करना है। और इस उद्देश्य से बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन सोनपुर मेले में वहीं पर कर दी जाती है 17 नवंबर 1929 को। और यहां पर अगर हम बात करें अध्यक्ष किसको बनाया गया, तो यहां पर जो अध्यक्ष बनाए गए वो थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। क्या नाम था? स्वामी सहजानंद सरस्वती, ठीक है, ये बना दिए गए अध्यक्ष। और सचिव किसे बनाया गया? सचिव की बात कर ले तो श्री कृष्ण सिंह, है ना। श्री कृष्ण सिंह जो है, श्री कृष्ण सिंह को यहां पर क्या किया गया? सचिव बनाया गया, उपाध्यक्ष बनाया गया, ठीक है, क्लियर है। मेन देखे तो यहां पर सचिव होना चाहिए, ठीक। तो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, ठीक है। पहले सचिव, वाइस प्रेसिडेंट दे रखा है, बट ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो हमारा यही यहां पर क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। चलो बढ़े आगे। अगला क्वेश्चन देखो। अगला कह रहे हैं कि 1936 के प्रसिद्ध बकास्त आंदोलन का मुख्य केंद्र मुंगेर में बड़हिया टाल क्षेत्र था। इस आंदोलन का नेतृत्व कार्यानंद शर्मा ने किया था, लेकिन इसे संगठित करने में किस अन्य महत्वपूर्ण नेता ने सक्रिय भूमिका निभाई थी? बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा? यह भी क्वेश्चन बड़ा ही आसान है, लेकिन इसको टफ बनाने के लिए थोड़ा सा घुमा दिया गया है, ठीक है। चलो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? यहां तो गलती मत करना, अभी जो हमने नाम देखा वही नाम काफी है, वही नाम क्या है? काफी है। तो देखो यहां पर कई सारे क्वेश्चन का आंसर तो आपका यहीं पर मिल जाता है कि 1936 के प्रसिद्ध बकास्त आंदोलन का मुख्य केंद्र मुंगेर के बड़हिया टाल क्षेत्र से था, है ना। तो एक तो आपका यही हो गया कि इसका जो मेन सेंटर था कहां पर था? मुंगेर था। और आप सब बिल्कुल सही आंसर जा रहे हो, है ना। सबके आंसर यहां पर क्या है? बिल्कुल सही है। स्वामी सहजानंद सरस्वती बिहार में किसान आंदोलन का जो मुख्य भूमिका यहां पर रहती है ना, मुख्य नेतृत्व अगर किसी ने किया तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने यहां पर किया हुआ था। सबसे पहले बात करें बकास्त, बकास्त भूमि क्या होता है? तो ध्यान रखना, बकास्त भूमि वह भूमि थी जैसे कि जब अपने देश में मंदी आया था, मंदी के कारण राजस्व की प्राप्ति किसानों को हो नहीं पाई, कई सारे किसान लगान नहीं चुका पाए, तो ऐसी स्थिति में जमींदारों ने किसानों से उनकी जमीनें छीन ली और ऐसी ही जमीनों को बकास्त जमीन कहा जाता था। इसका मूल उद्देश्य क्या था कि ये बकास्त जमीनें जो है किसानों को वापस लौटाई जाए
और इसी के उद्देश्य से मुंगेर से इसकी शुरुआत की जाती है, जिसे कहा जाता है बकास्त आंदोलन। तो मुंगेर में भी मूल रूप से जो हमारा बढ़िया टाल क्षेत्र था, यहां से इसकी शुरुआत होती है। इसका नेतृत्व मुंगेर में किसने किया? मुंगेर में नेतृत्व, नाम याद रखना, क्या नाम याद रखोगे? कार्यानंद शर्मा। इसमें नहीं है ना? तो यहां पर अगर हम बात करें कि यहां पर नेतृत्व किसने किया, तो क्या लिखोगे? आप लिखोगे कार्यानंद शर्मा। ठीक है, कार्यानंद शर्मा के द्वारा यहां पर क्या किया गया मुंगेर में? अच्छा, यहां पर दिया है ना, नेतृत्व कार्यानंद शर्मा ने किया, लेकिन लोगों को, किसानों को संगठित करने का जो कार्य है वो स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया जाता है। लेकिन बिहार के केवल इन्हीं क्षेत्रों में नहीं, अन्य क्षेत्रों में भी यहां पर क्या किया गया? ये आंदोलन चलाई गई, है ना। तो मुंगेर में कार्यानंद शर्मा हो गए। ठीक है, उसके बाद से एक दो नाम अभी बताओ, एक दो नाम अभी बताओ। मैं अभी बताऊंगा, अभी अगला क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है। ठीक है, आओ बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देखो, अगला कह रहे गया जिले में रेवड़ा सत्याग्रह का नेतृत्व यदुनंदन शर्मा ने किया था। यह सत्याग्रह मुख्य रूप से किस मुद्दे पर आधारित था? बताएं। ये तो मैंने अभी अभी बता दिया है ना। चलो बताओ, इसका आंसर बताओ। गया जिले में रेवड़ा सत्याग्रह का नेतृत्व यदुनंदन शर्मा ने किया था। यह सत्याग्रह मुख्य रूप से किस मुद्दे पर आधारित था? तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं होगा, क्योंकि अभी अभी मैंने इसके बारे में डिस्कस किया हुआ था। ठीक, और उसको देखकर लगभग आधे लोग सही उत्तर बता पा रहे हैं, लेकिन आधे अभी भी कंफ्यूजन में हैं, गलती बता रहे हैं। ठीक है, अभी अगर बात करें तो ये आपका बकास्त भूमि से संबंधित था। बकास्त भूमि वापसी आंदोलन था। ठीक, ये भी एक प्रकार का बकास्त आंदोलन ही था, लेकिन इस क्षेत्र में इसको क्या कहा गया? गया में इसी को रेवड़ा सत्याग्रह के नाम से जाना गया। और नेतृत्व तो पूछे तो यहीं पर आपका आंसर है, यदुनंदन शर्मा के द्वारा गया जिले में जो बकास्त आंदोलन चलाया गया, उसका नेतृत्व किसने किया? तो यदुनंदन शर्मा ने किया। तो कई सारे क्वेश्चन तो आपके यहीं पर बन गए, अलग से हमें कुछ तैयार करने की आवश्यकता है नहीं। हुआ कब था? तो 1938-39 में यहां पर हुआ था। ठीक है, क्लियर, ये हो गया। उसके बाद से यदुनंदन शर्मा तो हमने यहां पर देख लिया। ठीक है, उसके बाद से यहां पर देखा जाए मुख्य, तो फिर से आपका नाम आ जाएगा सहजानंद सरस्वती। ठीक है, आह्वान आंदोलन का अगर पूछ दे कि आंदोलन का आह्वान किसने किया था, तब फिर आंसर क्या हो जाएगा? स्वामी सहजानंद सरस्वती, है ना। स्वामी सहजानंद सरस्वती इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, आओ बढ़ते हैं आगे। अगला देखो, अगला कह रहा है कि बिहार के किस नेता ने हुंकार नामक पत्रिका का संपादन किया जो किसान आंदोलनों की प्रमुख आवाज बनी? कार्यानंद शर्मा, स्वामी सहजानंद सरस्वती, राम वृक्ष बेनीपुरी या फिर यमुना कारी? बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? चलो, बी और सी के साथ जा रहे हैं, है ना। बी और सी के साथ जा रहे हैं। आओ देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। देखो, फिर से बात आ गई किसान आंदोलन, और किसान आंदोलन में जब कुछ ना याद आए तो कम से कम आप स्वामी सहजानंद सरस्वती लगा देना, 80% चांस है कि आपका सही होगा। बाकी कार्यानंद शर्मा भी, यमुना कारी भी, ये भी किसान नेता रहे हैं बिहार क्षेत्र से, लेकिन सबको संगठित करने में जो अहम भूमिका है वो स्वामी सहजानंद सरस्वती की रही है। हुंकार पत्रिका जो थी, इसका संपादन इन्होंने किया और इसके माध्यम से किसानों को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक किया। किसानों के अंदर राजनीतिक चेतना जागृत करने में इन्होंने अहम योगदान दिया हुंकार पत्रिका के माध्यम से। और धीरे धीरे रिजल्ट ये हुआ कि हमने अभी देखा कि शुरुआत हुई थी आपके मुंगेर जिले से, है ना। मुंगेर से पटना गया क्षेत्र में भी इसका प्रभाव रहा, और जब यहां पर सफलता मिलनी शुरू हुई तो पूरा बिहार के प्रांत स्तर पर हमने किसान सभा का गठन कर दिया। जब इसमें हमें सफलता मिली तो फिर हम कहां चलेंगे? लखनऊ में, और लखनऊ में जाकर हम क्या करेंगे? ऑल इंडिया किसान सभा जो है, अखिल भारतीय किसान सभा,
उसका गठन करेंगे, और वहां पर भी अध्यक्ष कौन होंगे, तो यही व्यक्ति जो होंगे जिनको वहां अध्यक्ष बना दिया जाएगा। तो किसानों के लिए अपने क्षेत्र से बढ़कर भारतीय लेवल पर काम करने वाले जो व्यक्ति हैं वो है स्वामी सहजानंद सरस्वती, है ना। अब पूछ दे कि भैया ठीक है, इनका वास्तविक नाम बताओ, कि इनका असली नाम क्या था। वास्तविक नाम अगर इनका पूछ ले तो क्या बताओगे, आप बताओगे इनका वास्तविक नाम था नवरंग राय। क्या नाम था, नवरंग राय इनका असली नाम था, है ना। मशहूर तो होते हैं स्वामी सहजानंद सरस्वती के नाम से, लेकिन नवरंग राय जो है वो क्या है, वो इनका असली नाम है। फिर पूछ दे कि इनकी आत्मकथा कौन सी है ना। इन्होंने अपनी आत्मकथा भी लिखी हुई है, ऑटोबायोग्राफी लिखी हुई है। क्या नाम है, तो मेरा जीवन संघर्ष। क्या नाम है, मेरा जीवन संघर्ष। ठीक है, मेरा जीवन संघर्ष। ठीक है, इन्होंने पटना के बिहटा में, है ना, पटना के बिहटा में क्या किया, एक आश्रम भी स्थापित किए हुए थे, है ना। पटना के बिहटा में आश्रम की स्थापना भी इन्होंने किया था। तो ये भी बातें क्या करनी है, ये भी बातें आप सभी को याद रखनी है। ठीक है, और इन्होंने एक नारा भी दिया। कौन सा नारा था, इन्होंने एक नारा भी दिया। ठीक, चूंकि जमींदार जो थे ना, जमींदार किसानों से कर की वसूली के लिए लठैत रखे हुए थे। जब किसान से जब कर वसूली नहीं हो पाती थी तो लठैतों के द्वारा लाठियां बरसाई जाती थी। इन्होंने एक नारा दिया, कैसे लोगे माल गुजारी, लठ हमारा सबसे भारी। कैसे लोगे माल गुजारी, लठ हमारा जिंदाबाद। इस प्रकार के नारे इनके द्वारा दिए गए थे, और इसके आधार पर किसानों ने खूब बड़े स्तर पर क्या किया, तो इसका विरोध भी किया हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला कि अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सम्मेलन में बिहार का प्रतिनिधित्व करने वाले नेताओं में कौन शामिल नहीं था। लो भैया, टफ लेवल की हाईनेस देखो। अब बताओ इसमें कौन शामिल नहीं था जो बिहार से था। स्वामी सहजानंद सरस्वती, राहुल सांकींतरायन, एनजी रंगा या फिर यदुनंदन शर्मा। प्रश्न ठीक से पढ़ो फिर आंसर देना। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सम्मेलन में बिहार का प्रतिनिधित्व करने वाले नेताओं में से कौन शामिल नहीं था। चलो, जो बढ़िया से पढ़े होंगे वो बिल्कुल सही आंसर देंगे, है ना। चलो, कुछ यहां पर बी के साथ जा रहे हैं, कुछ सी के साथ जा रहे हैं, और कुछ कंफ्यूजन वाला इमोजी के साथ शायद डी। आओ देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। बात हो रही है अखिल भारतीय किसान सभा की, है ना, ऑल इंडिया किसान सभा, शॉर्ट में मैंने लिख दिया। अगर बात करें कि इसका गठन कब हुआ था, है ना, ये यूं कहें इसका सम्मेलन कब हुआ था, तो सम्मेलन जो हुआ था वो हुआ था आपका 11 अप्रैल 1936 को। 11 अप्रैल 1936 को कहां पर हुआ था, यह हुआ था आपके लखनऊ में। लखनऊ में ही इसका गठन भी हुआ और सम्मेलन भी हुआ। ठीक है, अब यहां से और क्या क्या पूछा जाएगा, है ना। तो सबसे पहले तो यहां पर अध्यक्ष पूछा जाएगा कि यहां के अध्यक्ष किसे बनाया गया। तो अध्यक्ष जो थे वो थे स्वामी सहजानंद सरस्वती, है ना। अध्यक्ष तो वही रहेंगे, कौन, स्वामी सहजानंद, है ना, स्वामी सहजानंद सरस्वती। वही बात करें एनजी रंगा, एनजी रंगा की अगर हम बात कर ले कि एनजी रंगा को क्या बनाया गया, तो एनजी रंगा को, ये अगर इनकी बात करें तो इनको बनाया जाता है महासचिव। क्या बनाया जाएगा, महासचिव बनाया जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, ये कहां से थे, तो ये थे आंध्र प्रदेश से। कहां से, ये आंध्र प्रदेश से संबंधित थे, ना कि बिहार से। और यहां पर क्या पूछा है, बिहार का प्रतिनिधित्व करने वाले नेताओं में से, तो ये तो बिहार के प्रतिनिधित्व के रूप में नहीं थे। ठीक है, इसलिए हमारा ऑप्शन बी जो होगा ये सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी स्वामी सहजानंद अच्छा मैंने गलती पर लगा दिया, एनजी रंगा लगाना है ना हमें क्या लगाना है, हमें लगाना है एनजी रंगा। ठीक है, तो सी ऑप्शन जो है ये हमारा सही उत्तर है, क्योंकि स्वामी सहजानंद सरस्वती, राहुल सांकींतरायन और यदुनंदन शर्मा ये सभी बिहार का प्रतिनिधित्व करने वाले किसान नेता रहे थे। ठीक है, क्लियर, बड़े आगे। चलो अगला प्रश्न देखो। अगला कह रहा है कि चंपारण एग्रेरियन कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर
बगान मालिक किसानों से अवैध रूप से वसूले गए धन का कितना प्रतिशत वापस करने पर सहमत हुए थे? 20%, 50%, 10% या फिर 25%? बताओगे इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा, सभी लोग बताएं। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? चलो, कोई डी कह रहा है, कोई 50% कह रहा है, कोई 25% कह रहा है। अब देखो, सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह तो हमने कई बार पढ़ लिया कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? 1917 में। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? यह हुआ था आपका 1917 में। और नेतृत्व किसने किया? नेतृत्व यहां पर किया गांधी जी ने। गांधी जी। और गांधी जी को बुलाया किसने था? राजकुमार शुक्ल ने। गांधी जी अप्रैल के महीने में चंपारण पहुंचते हैं और सत्याग्रह की शुरुआत करेंगे। जब किसान इनसे जुड़ने लग गए, लोग इनके साथ जुड़ने लग गए, तो अंग्रेजों के ऊपर दबाव बना। अंग्रेजों को लगा कि हाँ, कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। तो जांच के लिए उन्होंने क्या किया? चंपारण एग्रेरियन कमिटी का गठन किया। क्या चीज? चंपारण एग्रेरियन कमेटी का इन्होंने क्या किया? गठन किया। और इसका अध्यक्ष किसको बनाया गया? अध्यक्ष जो था वो था एफ जी सलाई। ठीक है, एफ जी सलाई। और 6 सदस्यों में से गांधी जी भी इसमें क्या रहे? एक सदस्य रहे। इसने अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया और रिपोर्ट में माना कि हाँ, यहां पर चंपारण जो 3 कठिया प्रणाली है, इसके माध्यम से किसानों का शोषण हो रहा है। और इसके आधार पर इसको क्या किया गया? एक एक्ट के रूप में कन्वर्ट कर दिया जाता है, जिसे कहा गया चंपारण एग्रेरियन एक्ट। और 1918 में इसे गवर्नर जनरल की अनुमति मिल जाती है। और इसके माध्यम से क्या हुआ? तो ये आंदोलन यहां पर समाप्त होता है, सत्याग्रह समाप्त होता है। गांधी जी जीत चुके थे, किसान हार चुके थे। माफ करना, किसान नहीं, जो प्लेंटर्स के जो मालिक थे, बागान मालिक थे, वो हार चुके थे। अब इनके बीच में और गांधी जी के बीच में एक समझौता हुआ, जिसमें बात कही गई थी कि जितने भी आपने किसानों से एक्स्ट्रा क्या किया है, वसूली की है, वो सब क्या करो? लौटा दो। कितना? तो 25% लौटाने पर यहां पर सहमति दर्ज हुई। गांधी जी ने कहा कि कोई बात नहीं, है ना। गांधी जी ने कहा कि यहां पर कोई बात नहीं। जब गांधी जी और बागान मालिकों के बीच में बहुत लंबी वार्ता हुई, उसके बाद 25% राशि वापसी पर सहमति हुई। और गांधी जी ने कहा कि भैया, इससे कोई टेंशन मत लो, राशि प्रतिशत मायने नहीं रखती कि कितना प्रतिशत ये लोग वापस कर रहे हैं। यहां पर बात तो वो सही है, मायने वो रखती है कि बागान मालिक हमारे आगे झुके। पहले जो अपनी गलती मानना नहीं चाहते थे कि हमारे माध्यम से, इसके माध्यम से किसानों का शोषण हो रहा है, कम से कम ये बात तो माने कि हाँ, यहां पर किसानों का शोषण हो रहा था। 25%, तो 25% ही तो कम से कम वापस दिए। तो गांधी जी ने यह तर्क दिया कि कम से कम क्या हुआ, ये लोग माने तो। ठीक है, और यहां पर 25% वापस करने पर सहमति दर्ज हुई थी। अब समय जो है, समय यहां पर लगभग समाप्त हो चुका है। तो ये आज का आपका होमवर्क रहेगा। आज का आपका होमवर्क रहेगा कि चंपारण एग्रेरियन एक्ट को अंतिम रूप से गवर्नर जनरल की अनुमति कब प्राप्त हुई थी। इसमें से सही आंसर आप सभी लोग देंगे कमेंट बॉक्स में जाकर। बाकी सेशन कैसा लगा आप सभी कमेंट करके अवश्य ही बताना। ठीक है, अगर किसी प्रकार का डाउट हो तो वो भी आप सभी कमेंट अवश्य ही करना। फिलहाल के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।